करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज इंतहाई अफसोसनाक दिन। एक मारूफ कव्वाल जिसको अमन का सफ़ीर कहा जाता है, एक ऐसा कव्वाल जिसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, एक ऐसा कव्वाल जो हमेशा मोहब्बत बिखेरता है, एक ऐसा कव्वाल कि जब वो बात करे तो हर सू खुशबू बिखर जाए। आज कराची के इलाके लियाकताबाद में उनको शहीद कर दिया गया। कराची में एक बार फिर नाजरीन दहशत गर्द पनप रहे हैं। 2 रोज कबल चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के बेटे अवैस शाह को दिन दिहाड़े अगवा कर लिया गया और आज एक मारूफ कव्वाल जिसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, जिसने कभी शायद किसी का दिल नहीं दुखाया, आज उनको अपने घर से निकलते हुए शहीद कर दिया गया। मारूफ कव्वाल 6 गोलियां पुलिस के मुताबिक उनकी गाड़ी पर मारी गई और मौके पर ही अमजद साबरी शहीद हुए। उनके साथ उनके साथी भी शहीद हुए। साबरी घराने का एक बड़ा नाम आज हमसे बिछड़ गया, एक खूबसूरत आवाज़ जिसको दहशत गर्दों ने हमेशा के लिए खामोश कर दिया। लेकिन क्या ये वाक़यात ऐसे होते रहेंगे? क्या इन वाक़यात के बाद भी हम जाग नहीं सकेंगे? क्या हुकूमत वक्त ऐसे बड़े वाक़यात का इंतज़ार करती रहेगी? कराची में ऑपरेशन जारी है और उस ऑपरेशन के बावजूद हाई प्रोफाइल लोगों का अगवा होना और उनको कत्ल कर देना सिक्योरिटी इदारों के कारकर्दगी पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आज के प्रोग्राम में हम इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ताहिर खलील सिंधु साहब और लाहौर से ही हमें ज्वाइन कर रही हैं तहरीक इंसाफ की रहनुमा नाज बलोच साहिबा। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। ताहिर खलील सिंधु साहब, एक अफसोसनाक दिन, पूरी कौम के लिए एक खूबसूरत आवाज़ को खामोश कर दिया गया, क्या कहेंगे आप? देखिए जी, ये एक बहुत बड़ा अलमिया और कौमी सानहा है। एक ऐसा शख्स जो मोहब्बतें बिखेरता था, एक ऐसा शख्स जो दर्द बांटता था, एक ऐसा शख्स जो हमेशा, मैं बीइंग ए क्रिश्चियन ये बात करूँगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआएं मांगता था कि ऐ खुदा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता था अपनी इल्तिजाओं में कि मेरे मुल्क पर करम हो जाए, अमन हो जाए। उसकी आवाज़ को चुप कराया गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये उसकी डेड बॉडी को तो किल कर दिया गया, लेकिन उसके ड्रीम्स को और उसकी स्पिरिट को कोई किल नहीं कर सकता। आज ये 2 दिन पहले जिस तरह अवैस शाह साहब को अगवा किया गया, अभी तक ना तो उसकी एफआईआर दर्ज हुई है और ना ही उसके बारे में कुछ पता चला है। और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का बेटा, मैं ये नहीं कहता कि बाकी लोग इंसान नहीं होते, लेकिन बेटा किसी का भी जाए, बिल्कुल सही, बच्चा किसी का भी जाए भाई, तो उसके घर में जो क़यामत टूटती है, एक्सपीरियंस उसको होता है। लेकिन कराची के हवाले से मैं ख़ास बात कहना चाहता हूँ। आज जो लोग वहाँ पे मैंने देखा है रोते हुए भी, जो असली रोना रो रहे थे, और कुछ ऐसे लोग भी थे कि तुमने हर खेत में इंसानों के सर बोए हैं, अब ज़मीन खून उगलती है तो शिकवा कैसा? ज़मीन खून उगलती है तो शिकवा कैसा? ये लोग जो चंद दिन पहले असम्बलियों में कह रहे थे कि जनाब हमारे कारकुनों को ये किया जा रहा है, ये जो मुस्तकिल कौमी मुसीबत
और जो कह रहे थे कि हमें ये हो रहा है तो आप इसके नताइज अच्छे नहीं होंगे, ये नहीं होगा, और जो लोग दहशत गर्दों को बता देते थे वहाँ पे, ऐसे सब लोगों को शामिल तफ्तीश करना चाहिए। बिल्कुल सही। नाज बलोच साहिबा, आज इंतहाई सोगवार दिन है कौम के लिए, मुल्क के लिए। ये फ़नकार तो अमन के सफ़ीर होते हैं, इनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं होती, क्यों ऐसा हुआ? कराची एक बार फिर दहशत गर्दी का शिकार बन गया, क्या कहेंगी आप इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इंतहाई अफसोस के साथ बहुत सदमे में इस वक्त मैं समझती हूँ कि हर पाकिस्तानी का दिल दुखी है और रंजीदा है। बिलखुसूस कराची शहर ने जिस किस्म का टैलेंट पाकिस्तान को दिया, अमजद साबरी जैसे टैलेंटेड लोग जो दुनिया में नाम कर गए पाकिस्तान का, और जो लोगों के चेहरों में मुस्कुराहट बखेर गए, जिस तरीके से उनकी कवाली की महफिलें सजती थीं। और जब हम बैठते थे, मैं बहुत अभी कुछ दिन पहले ही एक टेलीविज़न शो में मुलाकात भी उनसे हुई, और इतना कईयों दफ़ा हमारी इस तरह रूबरू मुलाकात होती रही, और मैंने हमेशा उनको मुस्कुराता पाया, उनको हमेशा एक स्माइली फेस उनका रहा, एक चेहरे पे एक खुशी, एक हंसी, एक मुस्कुराहट। एक ऐसे शख्स को कत्ल कर देना, टारगेट कर देना, ये मैं समझती हूँ पूरी इंसानियत का कत्ल है। और माह रमज़ान में, रमज़ान के महीने में आप एक ऐसे एक बेगुनाह शख्स को कत्ले आम करना, ये कराची पिछले कई सालों से लहूलुहान होता आ रहा है। मेरा दिल तो खून के आंसू इसलिए रोता है कि कराची ने कितने नौजवानों की लाशें उठाई हैं। इस शहर ने पाकिस्तान को क्या कुछ नहीं दिया। जिस शहर में पोर्ट है, जो कि आपका बैकबोन है, आपकी मईशत का हब है, जिसमें आपके पास दुनिया के कारखाने चलते हैं, जिसमें आपके पास दुनिया की हर से अच्छी चीज़ें, मतलब टैलेंट आपके पास मौजूद है प्रोड्यूस किया, लेकिन फनकारों की कदर कहाँ हो सकी? फनकार तो क्या है, यहाँ पे किसी इंसान की कदर नहीं है। बिल्कुल ठीक है। नाज बलोच साहिबा, आपसे इसी बात से दोबारा कंटिन्यू करेंगे। MQM के रहनुमा कराची के नामजद मेयर वसीम अख्तर साहब ने हमें फ़ोन लाइन पर ज्वाइन किया है। वसीम साहब, एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, एक ऐसे फ़नकार को निशाना बनाया गया जो हमेशा अपनी बातों से, अपनी गुलकारी से, अपनी नात से हमेशा फूल बिखेरता था। क्या कहेंगे आप इस मौके पर? बिल्कुल, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है ये, जितनी भी इस मसम्मत की जाए कम है। अब अमजद साबरी इस दुनिया को नहीं मिल सकता, ना उस जैसा कोई मिल सकता है। वो वाहिद था, अकेला था, और उसका नेमुल बदल नहीं है। पूरे ख़ानदान की एक कंट्रीब्यूशन रही है इस मुल्क का नाम रोशन करने में। पूरी दुनिया में इस मुल्क का नाम पूरे ख़ानदान ने रोशन किया। और जिस तरह का ये शख्स था, जिसको हम करीब से देख चुके हैं, देखते थे, हमारे साथ उठता बैठता था, सबसे प्यार करता था, जिस महफिल में जाता था वो महफिल लूट लिया करता था। बहुत ही खुश इखलाक, हंसमुख। नजर लग गई उसको, इस शहर को गमज़दा कर दिया, पूरे मुल्क को इसने। मैं उम्मीद करता हूं कि इसके कातिलों को पकड़ा जाएगा और करार वाकई सजा दी जाएगी। एक अच्छे इंसान को हम सबसे छीन लिया। वसीम अख्तर साहब, एक ऐसी खूबसूरत आवाज़ को हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। आपने खुद कहा कि जब भी अमजद साबरी लोगों से मिलता था, चूँकि MQM के साथ उनकी एफिलिएशन थी और बहुत पुरानी थी, हमेशा प्यार से, मोहब्बत से मिलता था, तो क्या वजह समझते हैं आप अमन के सफ़ीर को निशाना क्यों बनाया गया? कराची में एक बार फिर एक ऐसे शख्स को निशाना बनाया गया जिसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। आप क्या समझ रहे हैं, क्यों ये किया गया? देखिए, दहशतगर्द हमारे शहर में पनप रहा है, हमारे मुल्क में दहशतगर्दी अरूज पे है। हमारी फौज इसका मुकाबला कर रही है, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जानों का नजराना दे रही है और कोशिश कर रही है कि इस दहशतगर्दी से मुल्क को पाक किया जाए। मैं समझता हूँ ये उन दहशतगर्दों की वारदात है, की कार्रवाई है, जो नहीं चाहते कि इस शहर में अमन हो, सुकून हो। अब हम पे जिम्मेदारी आयद होती है, हुकूमत पे जिम्मेदारी आयद होती है कि ये इसको किस तरह इससे निपटा जाए।
हुकूमत की जिम्मेदारी ये है कि अपनी इंटेलिजेंस वर्क को तेज करे और अपनी सारी जो तवानाई है, जो एनर्जी है, जो एफर्ट्स हैं, वो जो असल दहशतगर्द हैं उनकी तरफ लगाएं, ताकि हमारे पूरे मुल्क में, हमारे इस शहर में अमन कायम हो। वसीम अख्तर साहब, ये बताइएगा कि 2 रोज़ कबल चीफ जस्टिस के बेटे को अगवा कर लिया जाता है, उसके बाद हमने देखा कि पूरे शहर में कहा गया कि सिक्योरिटी इदारों ने हाई अलर्ट कर दिया है। अगर हाई अलर्ट करने के बावजूद इतनी आसानी से 2 शख्स मोटरसाइकिल पर आएँ और एक गाड़ी पर फायरिंग करें और उसके बाद बासानी फरार हो जाएं, तो ये सिक्योरिटी इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान नहीं है? देखिए, कल जब चीफ जस्टिस साहब के बेटे को अगवा किया गया था तो चीफ मिनिस्टर साहब रिकॉर्ड पे हैं, जो कि इस ऑपरेशन के कैप्टन भी हैं। उन्होंने खुद कहा है कि सिक्योरिटी लैप्स है ये, और जो क्राइम है वो बढ़ता जा रहा है इस शहर। तो जब चीफ एग्जीक्यूटिव सूबे का ये कह रहा है तो मैं समझता हूँ अब इसमें 2 राय हो नहीं सकती, जो कि खुद मॉनिटर कर रहा है ऑपरेशन को, और वो खुद कह रहा है कि सिक्योरिटी लैब्स। तो जहाँ जहाँ खामियां हैं उसको दूर करने की ज़रूरत है और डायरेक्शन को सही सिमत पे रखने की ज़रूरत है। वसीम अख्तर साहब, आपसे आखिरी सवाल पूछूंगा, आप इन दोनों वाक़यात का आपस में कोई ताल्लुक समझ रहे हैं? चूँकि एक नई लहर कराची में आई है दहशत गर्दी की, दोनों वाक़यात का आपस में कोई ताल्लुक है? बिल्कुल, देखें, ये तो इंटेलिजेंस एजेंसीज ज़्यादा बेहतर बता सकेंगी। उनके पास शवाहिद होते हैं, उनके पास उनका एक काम है। उनसे अगर ये सवाल किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, मगर मैं समझता हूँ कि जो असल दहशतगर्द हैं वो आज भी फ़ाल हैं इस शहर में, उनको ख़त्म करने की ज़रूरत है। उनको ख़त्म करने की ज़रूरत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया वसीम अख्तर साहब आपके वक्त का। नाज बलोच साहिबा, आप समझती हैं कि कराची में ऑपरेशन तेज़ करने का वक्त आ चुका है? क्योंकि 2 रोज़ से जो कराची में हो रहा है, टारगेट किलर्स फिर एक्टिव हुए हैं, अगवाकार एक्टिव हुए हैं, और आज इतनी हाई प्रोफाइल शख्सियत को निशाना बनाया गया। कराची ऑपरेशन को तेज़ करने का वक्त आ गया। यकीनन बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि देखें कराची को बहुत अरसे के बाद एक सुख का सांस नसीब हुआ, और ये ऑपरेशन ज़रबे अज़ब के शुरू होने के बाद कराची ऑपरेशन जब तेज़ी से एक्टिव हुआ तो हमने देखा कि कराची के अंदर, हम कराची वाले हैं, हम कराची में पले बड़े, वहीं पैदा हुए, इस शहर को ओन करते हैं। हमने इस शहर के अंदर जो बचपन से कत्लो गारत और ये खून का एक जो बाजार गर्म देखा, शटर डाउन हड़तालें, भत्ताखोरी, टारगेट किलिंग और पर्चियाँ और पता नहीं क्या क्या कुछ हमने इस शहर में होते देखा। रोज़ाना टिकट चलती थी टेलीविज़न के ऊपर, रोज़ कोई ना कोई न्यूज़ में चल रहा होता था, आज कराची में 20 अफराद मारे गए, आज 30 टारगेट किलिंग, आज 10 टारगेट किलिंग, ये तो रोज़ का मामूल बन गया था। उसके बाद ऑपरेशन से एक सुख और सुकून का सांस आया और कराची के लोगों में इत्मीनान जो है उसका एक प्रिवेल होना स्टार्ट हुआ। फिर हमने देखा कि ईद हुई तो ईद पे बिल्कुल ज़बरदस्त रिकॉर्ड तौर ख़रीदारियाँ हुई और लोगों के अंदर एक रिलीफ आया, लोगों को एक इत्मीनान महसूस होने लगा। लेकिन अब दोबारा से तवातुर से स्ट्रीट क्राइम बढ़ना स्टार्ट हो गए हैं, और साथ ही साथ अभी हाई कोर्ट के जो जज हैं, उनके साहबजादे, उनको जिस तरीके से क्लिफ्टन में, कराची में एक मार्केट से बाहर शॉपिंग करते हुए निकल रहे थे, उनको पकड़ लिया गया और अभी तक नहीं पता चल पा रहा, 3 दिन हो गए, पता नहीं चल पा रहा कि वो गाड़ी किसकी थी, कहाँ से, कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा। फिर उसके बाद आप देखिए आज ये वाकया होना, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जहाँ पे 2 दिन पहले ही एक ऐसा मामला हुआ है और सिक्योरिटी हाई अलर्ट थी, उसी दौरान इस किस्म का वाकया हो जाना, बिल्कुल ठीक है। और ये बिल्कुल ठीक है, हम जो मीडिया में देख रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। मैं आपसे बिल्कुल आपके पास दोबारा आऊंगा। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं। कायरा साहब, इंतहाई अफसोसनाक दिन मुल्क के लिए, कौम के लिए, अमन के सफ़ीर को निशाना बनाया गया कराची में, क्या कहेंगे इस वाक़े पर? और जो 2 रोज़ कबल कराची में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के बेटे का अगवा था, सारे मामलात पर क्या कहेंगे आप? मेरा ख्याल है कुछ टेक्निकल इशू है। तारिक खलील सिंध साहब, हुकूमत कहाँ पर है? वज़ीर दाखिला साहब 2 दिन बाद एक अगवा का नोटिस लेते हैं। कराची, वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी कोई नहीं है कि कराची इतना बड़ा शहर,
क्या करें वहाँ पर, क्या कैसे करें? देखिए भाई, एक तो 18वीं तरमीम के बाद ये तमाम सूबों को जब कंकरेंट लिस्ट जो है वो ख़त्म हुई है, तो तमाम सूबे अपने हक तक लेजिस्लेशन भी कर सकते हैं और अमन और अमान की जिम्मेदारी तो कर सकते हैं, वफाकी हुकूमत की भी तो जिम्मेदारी है ना। मैं बता रहा हूँ, अमन और अमान की बात भी कर सकते हैं और उस पर कानून साजी भी कर सकते हैं। मुझे दुख इस बात का है कि जब चीफ जस्टिस साबका चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी कराची में गए थे तो 37 वकला की लाशें करा दी गई थी। उस वक्त वज़ीर दाखिला कौन था? आज नाज बलोच साहब को बात करनी चाहिए खुल के। आप अब भाई, अब वक्त आ गया, हम खुल के बात करें, कोई बात नहीं, हमें भी कोई मार देगा कुछ नहीं होगा, एक कुर्बानी जाएगी ना। जब भिक्षु आते थे 10-10 लोग आते थे, उनको मार देते, 10 पीछे से आ जाते थे और फिर अमन हुआ था। इसलिए आज खुल के बात करनी चाहिए कि कौन थे जिन्होंने ज़र्ब अज़ब की मुखालफत की। सर वो कौन थे वो लोग जिन्होंने रेंजर्स की मुखालफत की? मुझे आप सिर्फ ये बताएं कि वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि नहीं? बिल्कुल, क्यों नहीं वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी, लेकिन नंबर जो प्राइम रिस्पांसिबिलिटी है बिल्कुल ठीक है, वो सिंध गवर्नमेंट की है और उन्होंने जिम्मेदारी इस बात को। कमरजमान कायरा साहब एक दफा फिर हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। कायरा साहब, कराची में आज इंतहाई हाई वैल्यू टारगेट था जिसको निशाना बनाया गया, जिसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। क्या समझते हैं आप अमजद साबरी जैसे एक फूल जैसे शख्स को, जिससे भी हमारी बात हो रही है, वो ये कहता है कि अमजद साबरी की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, उसके बावजूद दहशत गर्दों का उनको निशाना बनाना, कैसा देखते हैं आप? इंतहाई तकलीफ दे, इंतहाई अफसोसनाक बात है जी। कराची की सूरत हाल में जो बेहतरी आई थी, अब फिर उसको नजर लग गई है और दोबारा एक क्राइम वेव है। क्राइम वेव में ये होता है जी नॉर्मली कि कभी वेव ऊपर जाती है, कभी नीचे, कभी इसमें बेहतरी आ जाती है। अब यकीनन रेंजर्स के ऑपरेशन से काफी बेहतरी आई थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मुसलसल वहां पे होने वाले टारगेट किलिंग और अगवा बराए तावान या इस तरह की जो वारदातें हो रही हैं, उससे धचका लगा है सारे अमल को। और बहरहाल ये एक बहुत तकलीफ दे। अमजद साबरी एक ऐसी शख्सियत जो हर बंदे के लिए अच्छे जज्बात रखने वाला सुना जाता है, और वो तो फकीर टाइप आदमी, उसका किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है। ऐसे लोगों को अगर कातिल किया जाता है तो एक समझ आती है। बड़ी वजह तो ये हो सकती है कि वो खौफ व हरास फैलाने के लिए अमजद साबरी, देखे ना, टारगेट किलिंग तो कराची में वैसे भी होती, लेकिन एक ऐसे शख्स को मारना जिसके मारने से पूरी दुनिया में हंगामा हो जाए और खौफ व हरास फैले, वो भी एक तरीका कार होता है। या ये भत्ते और तावान वाली को सूरत हाल हो सकती है, वरना अमजद साबरी के साथ किसका दुश्मनी होगी? कायरा साहब कोई दहशत गर्दी की नई लहर है ये, चूंकि 2 रोज कबल चीफ जस्टिस के साहबजादे को अगवा कर लिया गया, कोई नई लहर है या उसी का तसलसल है? मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद इसी सवाल से आपसे कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। कायरा साहब, ये कोई दहशत गर्दी की नई लहर है, आप क्या समझ रहे हैं कि एकदम दहशत गर्द कराची में दोबारा एक्टिव हुए हैं, क्या समझते हैं, कोई नई लहर है ये? देखिए, कराची में दहशत गर्दी एक बड़ा पुराना अजाब है, एक मर्ज है, और एक भत्ता माफिया क्राइम। कराची के अंदर जुर्म की पूरी एक इकोनॉमी है और बड़े तवील अरसे से बनी हुई है। ऐसे उभारिए या ऐसे इजहारिए मुआशरे के अंदर पक्की अपनी जड़ें पकड़ लेते हैं और उनको खत्म करते हुए कई दफा ये रेजिस्टेंस के तौर पे दोबारा इमर्ज होते हैं। इनको दोबारा क्रश करना पड़ता है, लेकिन अब पहले वाली सूरत हाल यकीनन नहीं, फिर भी ऐसी सूरत हाल क्रिएट की जाती है। और कराची में ये कहना कि बिल्कुल अमन हो गया, नहीं, हाँ, उस पर खासी वाज़ेह बेहतरी जरूर आई थी, लेकिन मैंने पहले भी अर्ज किया कि कराची शहर के अंदर क्राइम की एक पूरी इकोनॉमी है जो इस बुनियाद पे खड़ी है, खौफ व हरास हो या कुछ, और प्रोविंशियल जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनकी तो कैपेसिटी का इशू सीरियस है, क्योंकि ये तो हमारे दौर से भी पहले रेंजर्स को वहां इसीलिए तलब किया गया था कि चैलेंज बड़ा था और प्रोविंशियल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो है वो उसको टैकल नहीं कर पा रही थी। लेकिन कायरा साहब, बाज लोगों का ये भी ख्याल है ना कि आपकी हुकूमत भी तो तकरीबन पिछले 8 साल से वहां पर है, एक तवील हुकूमत है पीपल्स पार्टी की सिंध में, उसके बावजूद जो क्राइम रेट है वो बिल्कुल कम नहीं हुआ। देखिए, कराची का हमसे पहले बहुत बुरी हाल थी, एक कराची में बेहतरी आई पिछले साल डेढ़ में,
अब फिर ये एक वेव उठी सर वो तो है। रेंजर्स ऑपरेशन की वजह से आई ना, उसका क्रेडिट भी मुस्लिम लीग नून लेती है। रेंजर्स भी हमारी है, हिंदुस्तान की नहीं है जो हमारे लिए ताना हो, और वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की सपोर्ट में आई है। अगर तो ये किसी दुश्मन मुल्क का इदारा है तो फिर कह लें कि ये वो सिंध की नहीं है। तो सर इसी रेंजर्स को 2008 में क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया जब आपने हुकूमत संभाली? उस वक्त से रेंजर्स वहां मौजूद है, उससे पहले से रेंजर्स वहां मौजूद है। लेकिन सर जो आज कराची की सूरत हाल है वो 2008 से तो बेहतर है। मेरे अजीज, मैं ये कह रहा हूं कि 2008 में तो सवात मालाकंड में भी दहशत गर्दों का कब्जा था। 2008 में तो हमारे फाटा का तकरीबन सारा इलाका उनके कब्जे में था। पाकिस्तान के अंदर बम धमाके हो रहे थे, फौज और सिविलियन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के जवान और अफसर शहीद हो रहे थे। अब उस पर बेहतरी आई है। ये एकदम तो नहीं हो जाता कि 2008 में अचानक कुछ ठीक हो गया। 2008 से 2013 तक हमने को कोशिशें की थी, तब जाके बेहतरी आई थी। बिल्कुल ठीक है कायरा साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। तहरीक इंसाफ की रहनुमा नाज बलोच साहिबा, ये बताइएगा कि क्या वक्त आ गया कि तमाम सियासी जमातें दोबारा इस ऑपरेशन पर बैठें, नज़रसानी करें? पहले भी हमने देखा था कि वज़ीर आज़म साहब कराची गए, तमाम सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लिया। क्या वक्त दोबारा आ गया कि इस ऑपरेशन को तेज़ किया जाए, तमाम सियासी जमातें एक मेज़ पर इकट्ठी हों? देखिए, कराची का जो मामला है वो दीगर शहरों से और सूबों से बड़ा हटके है। वो इसलिए क्योंकि आप देखें कराची के अंदर वो तंजीमें सरगर्म थी। जी, कराची के अंदर आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है आवाज़, आप बताएं जी। जी, कराची के अंदर वो सियासी जमातें सरगर्म जो थीं, और फिर उसके बाद आपके सामने पता चला कि जब JITs बनती गई तो उसमें बराह रास्त मैं तो क्लियर आपको टेलीविजन शोज में आपने देखा है जिस तरीके से JITs आने लगी और सियासी जमात के ताल्लुकात रॉ से पाए गए, यानी कि दुश्मन की एजेंसीज के साथ ताल्लुकात हैं। अब वो जो रॉ के तरबियत याफ्ता लोग हैं वो कहाँ कहाँ फैले हुए हैं, वो क्या क्या काम कर रहे हैं, उनका क्या एजेंडा है, वो क्या चाहते हैं? वो यही चाहते थे कि शहर को लहू लहान कर दें, नौजवानों की लाशें फैलाएं। ये पाकिस्तान के मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी शहरी का एजेंडा नहीं हो सकता। ये यकीनन बैरून मुल्क अनासिर जो है ये उनका एजेंडा है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तारिक खलील सिंधु साहब, नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया था, वो कहां पर है? मुझे तारिक खलील सिंधु साहब से सिर्फ ये पूछने न दें कि नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया था, वो कहां पर है? मुकम्मल करने दें प्लीज, लेट मी फिनिश। नाज बलोच साहब की बात से मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूं तौर पे एग्री करता हूं, जब तक आपके पास सजाएं नहीं होंगी, जब तक आपके पास दहशतगर्द जो है बाइज्जत बरी होते रहेंगे, इस तरीके से ये शहर का हाल होता रहेगा। यहाँ पे जजेस के बच्चे सिक्योर नहीं है, इससे बढ़ के क्या बात? तो लिहाजा सजा मिलनी चाहिए, प्रोसिक्यूशन का अमल तेज होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नेशनल एक्शन प्लान, नाज बलोच साहब, मैं आपकी बात से जुज़वी तौर पे और कुछ एग्री करता हूँ। आपने बात ठीक की है कि जब लोग बता देंगे, जब इस तरह से दहशत गर्दी होगी, लेकिन आप देखें ना, जब KP में बच्चों का अफसाने हुआ, जब 150 बच्चा मारा गया तो सारी कौम इकट्ठी और सारी सियासी जमातें इकट्ठी बैठी। आज भी वक्त है कि सारी जमातें इकट्ठी बैठे। तो सर आपकी हुकूमत है ना, हम करेंगे, मैं यही तो आपको कहने लगा हूँ। लेकिन मैं कायरा साहब मेरे इंतहाई काबिल मोहतरम है, बहुत ज़्यादा। मैं उनसे कहता हूँ कि नसीरुल्लाह बाबर साहब का जब आपने ऑपरेशन करवाया था तो क्यों करवाया था? उस वक्त भी यही सूरत हाल थी कि हकीम सईद को कत्ल कर दिया गया। उस वक्त भी यही सूरत हाल थी कि जो बेगुनाह लोग थे उनको मारा जाता था। तो अभी जब लोग क्या का दूध के धुले हो गए जो ये सारा काम कर रहे हैं। और नाज बलोच साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि जिस तरह से बत्ता लेना, दहशतगर्दी करना और फिर इस तरह की टारगेट के लिए करना कि जिससे खौफ व हरास पैदा हो जाए। बिल्कुल सही। और ये मतलब पर्पसली जो लोग रेंजर्स के खिलाफ हैं, जो लोग अदलिया के खिलाफ हैं और जो रोजाना TV पे आके धमकियां देते हैं कि ये पाकिस्तान ताहिर खलील सिंधु साहब, मेरा बुनियादी सवाल ये है कि नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया था, वो कहां पर है? जी, नेशनल एक्शन प्लान इंटैक्ट कर रहा है, उसमें सारी जमातों ने एग्री किया हुआ है। सारी जमातों ने तो एग्री किया, लेकिन इम्प्लीमेंट तो हुकूमत ने करवाना है सर। इम्प्लीमेंट आज भी हो रहा है। आप देखें, ज़रबे जिस तरह कायरा साहब ने कहा, ज़रबे अज़ब शुरू हुआ है, रेंजर्स उधर है, लेकिन ये अभी रेंजर्स की और हाई कोर्ट की रिट को चैलेंज किया गया। इसके पीछे आप मकासद देखें, अल्टीरियर मोटिव्स देखें कि उनकी रिट को चैलेंज किया गया है कि अगर आप इस तरह से करेंगे तो हम इस तरह से करेंगे। अभी कोई छुप छुपा के बात कर रहा है, कोई सामने आके नहीं बात कर रहा। जब तक हम बिल्कुल ओपनली बात नहीं करेंगे बगैर किसी खौफ खतर के और बगैर किसी सियासी मकासद के, तब तक ये मसला हल नहीं होगा। कायरा साहब, नेशनल एक्शन प्लान काम कर रहा है, ताहिर खलील सिंधु साहब कह रहे हैं कि नेशनल एक्शन प्लान सही है। आप समझते हैं नेशनल एक्शन प्लान पे उस तरह अमल दरामद हो रहा है जो वादे किए गए थे हुकूमत की तरफ से?
देखिए, नेशनल एक्शन प्लान के दो हिस्से थे। एक उसमें वो पहलू था जो हमारी अफवाज ने और सिक्योरिटी फोर्सेज ने करना था, वो बड़ा दर्जा उतम उस पर काम हुआ। बिल्कुल सही। सभी लोग बार बार कह चुके हैं कि हुकूमत ने जो उसके सिविलियन साइड को कंट्रोल करना था वो नहीं कर पाए उस तरह, जिस जज्बे के तहत, जिस जोश के साथ काम करने की जरूरत थी वो नहीं कर पाए, अनफॉर्चुनेटली। बिल्कुल सही। तो लेकिन कायरा साहब, अब आगे क्या आप देखते हैं? मतलब तमाम सियासी जमातों को दोबारा इस पर बैठना पड़ेगा या इंतजार करना पड़ेगा कि एक और बड़ा सानिया हो जाए? ये कंसेंसस ऑलरेडी मौजूद है। मैंने पहले भी अर्ज किया कि ये अनफॉर्चुनेटली एक उभार आया है। बहुत कीमती अफराद को अगवा और कत्ल किया गया है। हर फर्द ही बड़ा कीमती है, लेकिन हम जैसे लोग जो सारी कौम का इज्तिमाई असासा होते हैं, हमारा फेस होते हैं, पुरअमन फेस, एक सूफियाना आवाज है, इन लोगों को कत्ल करके बेसिकली हरासा करना मकसूद होता है। इसको अपनी फोर्सेस पे ऊपर हमें ट्रस्ट करने की जरूरत है, उनको हौसला देने की जरूरत है। यकीनन वो भी इस मामले में शदीद परेशान होंगे कि उनकी बड़ी मेहनत और बड़ी कोशिश से, काविश से जो बेहतरी आई थी, अब उसमें फिर खराबी आनी शुरू हुई। और बड़ा सीरियसली देखने की जरूरत है कि जो लैप्सेस हैं वो सिविलियन गवर्नमेंट के हैं, वो प्रोविंशियल या फेडरल गवर्नमेंट के हैं, या फोर्सेज की तरफ से कहीं को कोताही कमी है, उसको दूर करके इस मामले को, एक लंबी लड़ाई है ये छोटा रास्ता नहीं है। ये जो बबूल के पौधे हमने इंतहा पसंदी के या ये फिरका वारियत के हमने लगाए थे, ये बड़े खौफनाक रंग इख्तियार कर किए बैठे हैं। अल्लाह करेगा, अल्लाह करे, दुआ करें, और कोशिश भी इसमें होनी चाहिए पूरी तरह। फोर्सेस पूरी कोशिश कर रही है, ये सिर्फ सिविल गवर्नमेंट का काम नहीं था। सिविल गवर्नमेंट ने भी कोशिशें की हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने, वहां पे पुलिस ने भी बड़े काम किए, लेकिन रेंजर्स ने बड़े कमाल के ऑपरेशन किए हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बड़े अच्छे ऑपरेशन किए हैं। बट मैंने पहले भी अर्ज की कि कराची की क्रिमिनलिटी या कराची के क्राइम की एक पूरी इकोनॉमी है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कार साहब, नाज बलोच साहिबा, आज फारूक सत्तार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अमजद साबरी के शहीद होने के बाद, और उन्होंने कहा कि अमजद साबरी को कई दिनों से मजबूर किया जा रहा था कि वो MQM के किसी फंक्शन में ना जाएं। तो आपको ये कोई सियासी लगता है मामला या फिरका वराना मामला लगता है? देखिए, अगर तो फारूक सत्तार साहब सच कह रहे हैं तो उनको ये बात पहले बता देनी चाहिए थी, ताकि इसकी MQM तो कई दिनों से इस बात पर बात कर रही है। MQM कई दिनों से बात कर रही है कि उनके रहनुमाओं को मजबूर किया जा रहा है। वो नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन वो बात कर रहे थे। MQM, देखिए, नाउ थिंग इज टर्निंग वेरी मोर क्रिटिकल। इस बात से तो ये मामला और भी एक अलग तरफ जा रहा है, एक और रुख इख्तियार कर रहा है। एक तरफ MQM इसको कह रही है कि जी PSP की तरफ से उनको धमकियां थी, और PSP वाले कह रहे हैं कि जी हमारी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं थी, हमने तो एक इवेंट में उनको मदऊ किया था। अब ये जो पॉलिटिकल मैटर आ रहा है, कौन मौके का फायदा उठा रहा है, और ऐसे शर्मनाक सियासत अगर हो गई है पाकिस्तान की तो बड़े अफसोस की बात है। तो फिर तो सियासतदान होने पे हमें शर्म आनी चाहिए कि अगर सियासत इतनी बुरी हो गई है पाकिस्तान की कि लोगों को मार दिया जाता है सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए, चाहे वो कोई भी हो। इस किस्म की बातें करके मेरा ख्याल है एक तो थोड़ा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और जिस तरह वली खान बाबर का मैटर था, उसमें आपने देखा, कराची वालों कभी नहीं भूल सकते इस चीज को कि उनके तमाम पे दर पे एक एक गवाहान को, सबको कत्ल किस तरह किया गया। और उसके बाद यहाँ तक के नॉर्थ नाजमाबाद में रंधावा साहब जो कि लॉयर थे इस मैटर के, और उनको जो है प्रोसीडिंग से 2 दिन पहले, फैसले से 2 दिन पहले उनका कत्ल किया गया। इसी तरीके से घर के बाहर वो भी कत्ल ऐसे ही कुछ हुआ था। मेरे कहने का मकसद ये है कि ये जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं वो किसकी पुष्टपनाही में काम कर रहे हैं, कौन सी सियासी जमात अगर उनको सपोर्ट कर रही है तो उन सियासी जमातों को बैन करना चाहिए। मैं तो कहती हूँ ये रेंजर्स जो ऑपरेशन कर रही है ये बैन करें उन पॉलिटिकल पार्टीज को। उनका कोई इख्तियार नहीं पाकिस्तान में सियासत करने का, जिनके कारकुनान लोगों का कत्लेआम करते हैं और फिर शेल्टर लेते हैं। फिर उसके बाद देखिए ये मेरा ख्याल है जब तक हमारे पास कानूनी तकाजे पूरे नहीं होते, जब तक लोगों को इंसाफ नहीं मिलता, जब तक के कातिल सरेआम फिर रहे हैं उनको सजाएं नहीं होंगी, तो फिर आप फायदा क्या। मैं कहती हूँ फिर तो ताले लगा दें हम तमाम इदारों को अपने और घर जाके बैठ जाएं, क्योंकि ऐसे ही अगर चलना है, अगर कुछ होना है तो ये मौका है, ये लम्हा फिक्रिया है
कि कराची में दोबारा लोगों को खौफजदा किया जा रहा है, लोगों को थ्रेट क्रिएट किया जा रहा है। एक खौफ की जंजीरों में जो कराची जकड़ा हुआ था, अल्लाह अल्लाह करके कराची को सुख का सांस नसीब हुआ, और अब दोबारा उसी खौफ के अंदर कराची को डालने की जो साजिश की जा रही है। मैं समझती हूँ कि हम देखते हैं वली खान बाबर के वकीलों को कत्ल कर दिया जाता है, अयान अली को जो कस्टम कलेक्टर शख्स पकड़ता है उसको कत्ल कर दिया जाए। फिर इंसाफ कैसे होगा अगर मुद्दइयों को मार दिया जाएगा, उनके वकीलों को मार दिया जाएगा, फिर आप क्या तवक्को रखेंगे इस निज़ाम से? जी आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। नजम वली के जब कत्लों को अपना सबको मार दिया गया, उस इंस्पेक्टर को मार दिया गया, उसके जो चश्मदीद गवाह हैं उसको मार दिया गया, और फिर पता भी चल गया कि किसने कत्ल करवाया। मैं हैरान हूँ नाज बलोच साहबा पे और मोहतरम कायरा साहब के कि वो खुल के नाम क्यों नहीं ले रहे किसी बात का। और फौजदारी कानून में एक बात है कि एक मिनट बात सुने बहन, एक मिनट मेरी बहन बात सुने। फौजदारी कानून ये कहता है कि अगर किसी इंसान को किसी सच्चाई के बारे में पता है, किसी इंसान को किसी की जिंदगी का खतरा और उसको पता है, अगर वो नहीं बताता तो वो अबैटमेंट का मुल्ज़िम है, उसको शामिल तफ्तीश करना चाहिए कि उसने क्यों ये बात नहीं बताई। ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भी कहता है और पाकिस्तान पीनल कोड भी कहता है। तो ये अगर फारूक सत्तार साहब सच बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता, मैं उनको नहीं जानता सच बोलते हैं या क्या करते हैं, लेकिन मैं इस हद तक ना से जरूर अपना एग्री करता हूँ कि अगर उनको पता था तो उन्होंने क्यों उस बात का नाम नहीं लिया, क्यों उन्होंने, इसका मतलब है कि कायरा साहब, ये दो सियासी जमातें कराची की एक दूसरे पर अब इल्ज़ाम लगा रही हैं, चूंकि फारूक सत्तार साहब ने कहा कि कई रोज से अमजद साबरी को मजबूर किया जा रहा था कि वो MQM के तकरीबात में शिरकत ना करें। आप कैसा देखते हैं इस मामले को? मेरा ख्याल है जी इस मामले पे बेहतर तरीका यह है कि इसकी फॉरो इन्वेस्टिगेशन हो। सर पहले कितने केसेस की इन्वेस्टिगेशन का नतीजा निकला, फिर 2 दिन बाद आपके ख्याल में विदाउट इन्वेस्टिगेशन किसी मामले का हल हो जाएगा? सर आप फिर कोई सबूत भी तो देना, हमें कोई प्रूफ दे, गवर्नमेंट दे। मैं गुजारिश करता हूँ अपने सवाल को जरा गौर कीजिए। मैं सबूत दूं, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं। सर आपकी गवर्नमेंट है ना सिंध में? मेरी गवर्नमेंट है तो क्या पंजाब में होने वाले हर कत्ल पे चीफ मिनिस्टर जो है वो सबूत पेश करता है? सर अगर मैं तो पंजाब को नहीं कह रहा सर, पंजाब की तो बात ही नहीं है ना हमने सिंध गवर्नमेंट को ब्लेम किया कायरा साहब, इसमें तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो और बात कर रहा हूँ, मेरी बात आप समझने की कोशिश कीजिए। जी जी प्लीज, सवाल करते हुए आप जरूर एहतियात से बात कर लीजिए। जी जी बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, उन्होंने ये लॉ एंड ऑर्डर उनकी जिम्मेदारी है, और उनकी सपोर्ट में वहाँ पे फेडरल फोर्स का होना इस बात का इजहारिया है, इस बात की वाज़ेह दलील है कि वहां प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो इस काबिल नहीं थी, उसकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, और उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट को बुलाया, सपोर्ट में तलब किया था। अब ये मामला है कि इस मामले का सिवाय इन्वेस्टिगेशन, आपने कहा इन्वेस्टिगेशन का क्या होगा, तो इन्वेस्टिगेशन के अलावा तो लोगों को खड़े करके गोलियां नहीं मार देनी किसी ने, उनको फांसियां नहीं दे देनी ना किसी ने। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन फाल्टी है, उसको इंप्रूव करने की जरूरत है, लेकिन उसके अलावा तो कोई रास्ता नहीं है ना। आप बता दीजिए क्या रास्ता हो सकता है? सर वो कैसे इंप्रूव कैसे होंगी? चलें आप ये हमें बता दें। आप मुझे बता दीजिए ना, मैं ताकि सिंध गवर्नमेंट को वो एडवाइस करूं आपके। सर आप हमें बताएं ना कि आप हमें बताएं कि कैसे इंप्रूव कैसे होंगी, जो पहले GITs बनती रही हैं उनका नतीजा सामने नहीं आया, फिर इसका कैसे आएगा? सर मैं कायरा साहब को बता देता हूँ अगर आप मुझे इजाजत दें तो। ये ताहिर खलील सिंधु साहब को आपको मशवरा देने कायरा साहब, इंतहाई अदब एहतराम के साथ कायरा साहब, जिन लोगों को पता था और जिनको अमजद साबरी ने कहा था कि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, तो अभी ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी क्या बनती नहीं कि उनको शामिल तफ्तीश करें? देखिए मोहतरम, गुजारिश ये है कि जो खबर मैंने अभी तक पढ़ी है, मैंने सुनी है, ठीक है बिल्कुल आप बात करें जी कायरा साहब। जरा हौसला देखिए, मैंने जो खबर अभी तक पढ़ी है फारूक सत्तार साहब की, वो ये है कि अमजद, या बाकी लोगों ने भी 1-2 लोगों ने कहा है, टिकर उनके चल रहे हैं कि अमजद साबरी ने इस बात का इजहार किया था कि मुझे कुछ धमकियां मिल रही हैं, बिल्कुल सही, साथ कुछ ज्यादती हो सकती है। अब वो धमकियां किसकी तरफ से मिल रही हैं, ये अगर उनको पता होता तो वो यकीनन वो भी रेंजर्स को बता देते, या वो पुलिस को अगर इतबार नहीं करते थे रेंजर्स को बता देते, रेंजर्स पे नहीं करते थे पुलिस को बता देते, या फारूक सत्तार साहब को बता देते। ये धमकियां उनको अगर थी, उनको थ्रेट्स थी, ये एक बिल्कुल इन्वेस्टिगेटेबल इशू है, इसकी मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए, और तहकीकात के नतीजे में ही सजा हो सकती है ना, और तो कोई जरिया नहीं है ना। बिल्कुल ठीक है। कायरा साहब मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को यहाँ से आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नाज बलोच साहिबा, ये बताइएगा कि अब आगे चूंकि PTI बड़ी मुतहर्रिक है और हम देखते हैं कि बाज़ ऐसे स्टांस पर एहतजाज किया जाता है, सियासी मसाइल पर एहतजाज किया जाता है, ये तो एक अवामी मसला है, आम आदमी को कराची में टारगेट किलिंग की जाती है, इस अवामी मसले पर PTI कब आवाज़ उठाएगी?
देखें, बुनियादी तौर पे कराची के अंदर जिस तरह की खौफ का एक आलम था, बिकॉज आई टोल्ड यू अर्लियर इन द प्रोग्राम दैट आई एम अ कराचीआइट, आई एम अ बॉर्न एंड रेस्ड कराचीआइट। मैंने कराची के अंदर जिस किस्म का खौफ देखा है, वहाँ पे लोग जबरदस्ती भत्ते की पर्चियां आती थी और लोग देने पे मजबूर होते थे, लेकिन अगर पूछा जाता था तो जानते हुए भी लोग नाम नहीं लेते थे कि कौन सी सियासी जमात हमसे भत्ता ले रही है। सबको पता होता था कौन किसका कारकुन है, लेकिन एक खौफ था, लोग नाम लेने से लेकिन अब तो आप पीएमएलएन की गवर्नमेंट को ये क्रेडिट देंगे ना कि वो खौफ खत्म हुआ है। आपने सवाल पूछा, मैं जरा जवाब दे दूं। देखें, बरतानिया से कॉल आती थी अल्ताफ हुसैन साहब की, और वहां से एक कॉल आने पे ऑन और ऑफ का बटन स्विच ऑन होता था और स्विच ऑफ हो जाता था। कराची में लोग कहने से डरते थे, लोग खौफजदा थे। ये पीटीआई नहीं आके खौफ का बुत तोड़ा, कराची में खुल के आके हम खड़े हुए, हमने कॉन्टेस्ट किया। पीटीआई के कहने पर तो ऑपरेशन नहीं ना हुआ, ये पीटीआई के कहने पे नाज ब्रो साहब ऑपरेशन नहीं हुआ, ये पीएमएलएन के कहने पे हुआ है। ऑपरेशन एक एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है और पॉलिटिकली लोगों को अवेयर करना, लोगों में शऊर उजागर करना, लोगों को मोबिलाइज करना, जुल्म के खिलाफ इकट्ठा करना और उठ के खड़े होने के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी का किरदार जो है वो पीटीआई ने बखूबी अदा किया। नहीं, नासबा आपका कोई करैक्टर नहीं है, नासबा आपका कोई करैक्टर नहीं है, आप तो दहशतगर्दों का दफ्तर खोल रहे थे पेशावर में। मुझे सिर्फ ये बता दें कि पीटीआई ने टारगेट किलिंग पर कितनी दफा एहतजाज किया कराची में? कभी भी नहीं किया। देखें, पीटीआई ने, मैं कराची में रहती हूँ, आप कैसे कह रहे हैं कभी भी नहीं किया? मैं भी कईयों दफा एहतजाज किया है। रहने का मतलब ये नहीं कि आपको सारा पता है। हमने कईयों दफा एहतजाज किया है, वो बात अलग है कि पीटीआई का एहतजाज का तर्ज अमल ऐसा नहीं होता कि पूरे शहर के कारोबार को ठप कर दिया जाए। हमने ऐसे एहतजाज किए कि शहर का कारोबार भी रवा दवा रहा और हमने लॉकडाउन किए, हमने शटर डाउन, लोगों ने जबरदस्ती हमने नहीं कराया, लेकिन जो हमारा लॉकडाउन हमने स्ट्राइक करवाई थी एक, उसमें भी हमने दुकानदारों से गुजारिश की थी कि अगर वो अपना काम वॉलंटियरली बंद करना चाहे तो करे, वरना किसी को जबर और जुल्म नहीं है। तो ये एक तर्ज अमल जो हमने क्रिएट किया, हमने कराची के लोगों का एतमाद गेन किया और कराची में एक साफ सुथरी शफाफ सियासत का आगाज हमने किया। नासबा ये मसला नहीं है, नासबा मेरी बहन, नासबा ये मसला नहीं है, आप तो दहशतगर्दों के दफ्तर खोल रहे थे पेशावर में। हमें 2013 में वोट पड़ा था, वो वोट जो हमारा वोटर था वो वही वोटर था जो कि ये दहशतगर्दी के और ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के खिलाफ उठ के खड़ा हुआ था और कराची में अमन चाहता था। ये वो वोटर था जो जिंदगी में पहले वोट कभी नहीं दिया और कहते थे कि हमारा वोट का ठप्पा लगा दिया जाता है और सेक्टर यूनिट इंचार्जेस आके ठप्पे लगा के बिल्कुल ठीक है। ताहिर खलील साहब, हुकूमत पर आ जाए। पहले तो कोई नहीं कहता था। ठीक है, नाज ब्लो साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू ऐड हो गया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू ऐड हो गया। मुझे ताहिर खलील सिंधु साहब से बात करना है। सिंधु साहब, वजीर आजम साहब, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, वो जल्द वतन वापस आए, वजीर दाखिला किधर हैं? क्या उनको कराची का पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? नहीं, वजीर दाखिला साहब ने इस बात का नोटिस भी लिया। सर, नोटिस लेने से क्या होगा सर? मेरी बात सुने, पहले नंबर पे जो ज़रब अज़ब भाई शुरू हुआ है वो भी पीटीआई का, उसमें कोई रोल नहीं है। आर्मी और हमारी मुझे सिर्फ ये बता दें, मेरी एक बात सुन ले। मैं नाज ब्लोसबा की इस बात से डिसएग्री करता हूं कि ये जो दहशतगर्दी शुरू हुई है, ये तो उनके दफातर खोल रहे थे पेशावर में, इनको दफातर यहाँ पे पेशावर में खोल दिया जाए। पुरानी क्यों भाई बात करें? उसी से सारे देखिए, जब हम वही पहले वाली बात कि जब हम छोटा सा पौधा लगाएंगे तो फिर ताना और दरख्त बन जाएगा। बिल्कुल सही। तो इसलिए ऐसी बात हम ना करें। आज फिर दोबारा मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि खुदा के लिए सारे मसलतों को छोड़ के सब इकट्ठे हो एक दफा फिर, और दहशतगर्दी का मुझे सिर्फ ये बता दें कि क्या नोटिस लेने से खाली वजीर दाखिला साहब के ये मामला हल हो जाएगा? हम क्यों इंतजार करते रहते हैं कि एक और बड़ा सानिया हो और एक और नोटिस लिया जाए? लीगल इसकी पोजीशन ये है, पर्चा हो गया उनका साबरी साहब का, जो भी पर्चा होगा मुल्जमान पकड़े जाएंगे। फेडरल गवर्नमेंट उसमें अपनी बड़ी शख्सियत हमसे जुदा हो गई। आप मुझे ये वजाहत दे रहे हैं कि पर्चा हो गया? पर्चा ही होना था और क्या होना था, आप मुझे ये बता। सर, पहले जब एमक्यूएम ये कहती रही, जब साबरी साहब ये कहते रहे कि मेरी जान को खतरा है, तब क्यों नहीं? एक तो साबरी साहब ने कभी नहीं कहा, सर हमेशा साबरी साहब भी ये कहते हैं, आदमी तो उन्होंने ये नहीं कहा। अगर एमक्यूएम ने ये कहा तो हम इस बात पे, जब साबरी साहब दुनिया में नहीं है तो हम कैसे मान सकते हैं कि इनसे उन्होंने ये बात? बिल्कुल ठीक है। नाज ब्लो साहब, बात बताएं, मैं एक चीज ऐड करना चाह रही हूँ। अभी कुछ दिन पहले ताहिरुल कादरी साहब आए और उन्होंने 2 साल पूरा होने के ऊपर भी सरापा एहतजाज थे कि उनको इंसाफ नहीं मिला। मॉडल टाउन में दिन दहाड़े लोगों का कत्ल पुलिस ने किया है, उसकी कोई एफआईआर, कोई कमिशन की रिपोर्ट आपने पब्लिश नहीं की, आवाम को जाहिर नहीं की। कादरी साहब ने रेड की हुई है, आपने तो दोबारा कादरी साहब ने रेड की है जस्टिस बाकर नदवी के खिलाफ बना दिया। ताहिर कादरी साहब ने रेड की है बाकर नदवी के खिलाफ। नाज़ ब्लो साहब, अगर हम यही बात है, नाज़ ब्लो साहब, अगर अभी हम
अगर हर मामले में सियासत ले आएंगे, सियासत के मोती पे खेरने लग जाएंगे, तो फिर ये मामला जूं पे तू रहेंगे। मुझे ऑनलाइन पर मारूफ गुलकार रफाकत अली खान साहब मौजूद हैं, उनको अपने प्रोग्राम में ऐड करना चाहूंगा। रफाकत साहब, गुलकार की भी किसी से कोई दुश्मनी होती है? नहीं जी, गुलकार तो दुनिया का सबसे बड़ा अमन पसंद होता है, इस तरह तो कभी भी नहीं होता, और वाकयात तो बड़े बड़े दुनिया में हो जाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल एक अचंभे की बात है कि इतने मासूम आदमी को, जिसकी ना किसी के साथ दुश्मनी है ना किसी से कोई लेना देना था, और उसको इस तरह सरे बाजार गोली मार के चले जाना समझ से बाहर है। रफाकत साहब, जहां पर पूरी कौम सोगवार है, वहां पर जो फनकार बरादरी है वो भी जाहिर है गम से निढाल होगी, तो क्या कहेंगे आपके हुकूमत को की जिम्मेदारी है फनकारों की, जो अमन के सफीर होते हैं, उनकी प्रोटेक्शन करना? देखिए जी, हुकूमत की तो पूरे पाकिस्तान की जिम्मेदारी उन पर है, और वो इस तरह तो कई घर उजड़ गए हैं, ये तो एक पहला घर तो नहीं उजड़ा, ये तो इतने घर उजड़े हैं कि बस अब वो कहते हैं कि दिल की बस्ती सूनी सूनी नगर नगर आबाद। मैं तो हैरान होता हूं कि अपने मुल्क के अंदर शहर भी अपना, लोग भी अपने, फिर भी डर लगता है। किसी ने ये शेर कहा था। मैं हैरान होता हूं कि अपने मुल्क के अंदर हम अब सेफ नहीं हैं, और जब किसी दूसरे मुल्क में चले जाते हैं तो लगता है ऐसे जैसे वहां पे बिल्कुल सेफ हैं, और जब अपने मुल्क की तरफ आते हैं तो इस तरह महसूस होता है यार यहाँ से भी कुछ हो जाएगा, वहां से भी कुछ हो जाएगा। खैर, मैं कितना रोना रहूंगा, दुनिया रो रही है इस वक्त। मैं एक बहुत बड़े अजीम फनकार से और एक बहुत बड़ी लेगेसी को वो कैरी कर रहे थे। गुलाम फरीद साबरी कवाल के बाद, इतने बड़े कवालों के बाद, चाहे वो उनके बेटे थे, ये एक बहुत बड़ा कारनामा था कि उन्होंने उनके बाद इतना बड़ा नाम बनाया और पाकिस्तान की कवाली इंडस्ट्री के पिलर थे। और मुझे इस बात का इंतहाई अफसोस है कि सिर्फ एक स्पोर्ट्स और म्यूजिक, दो ऐसी चीजें जो पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को सपोर्ट करती हैं, बाकी तो लड़ाई फसाद पड़ा हुआ है। और वो जाके पाकिस्तान के बारे में बताती हैं, और यकीन करेंगे जब ये लोग बाहर जाते हैं, ये पाकिस्तान के सफीर बन के जाते हैं, पाकिस्तान के एम्बेसडर बन के जाते हैं, तो पाकिस्तान का इमेज सामने आता है। अब उसको भी जब आप डिस्ट्रॉयड करेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे हम लोग? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। रफाकत अली खान साहब, बहुत शुक्रिया। नाज बलोच साहिबा, आज हमने पूरी दुनिया को क्या पैगाम दिया है? अमन के सफ़ीर होते हैं ये गुलकार रफाकत अली खान साहब ने भी कहा। आज हमने पूरी दुनिया को फिर एक पैगाम दिया है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी कम नहीं हुई। देखिए, दुनिया को जो पैगाम गया है ये बड़ा एक मनफी पैगाम गया है कि पाकिस्तान के अंदर इस तरीके से आपस में लोग एक दूसरे को कत्लो गारत कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको दोबारा यही कहूँगी कि इस तमाम चीज़ के पीछे कोई मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हरगिज़ इस किस्म की दहशतगर्दी नहीं कर सकता। इसके पीछे कौन से अवामिल हैं, कौन से हाथ हैं, उनका सफाया होना चाहिए। और जो दहशतगर्दी के ऊपर जो ये ऑपरेशन कराची में स्टार्ट हुआ, ये ऑपरेशन बिल्कुल, इस ऑपरेशन की पाकिस्तान को और कराची को सख्त ज़रूरत है। जब तक कराची में अमन और अमान का और लोगों को, सिटीजन्स को उनकी ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी नहीं होता, क्योंकि देखें मामला जो है वो हमारे पास एक जैसे नहीं रहे। अगर आप सियासी जमातों से बात करते हैं, वो कहते हैं जी परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौरान जो सारा दहशतगर्दी और जो गन स्टार्ट हुई, जो लड़ाई झगड़ा फसाद हुआ, ये उसकी उनकी दिए हुए ये सारा सिलसिला है जो हमें मिला। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अब जब सफाई हो रही है तो उसमें हमारी अदलिया और हमारी जो जस्टिस सिस्टम है वो नज़र आना चाहिए हमें। बिकॉज देखें, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर आप जस्टिस को डिले करते रहेंगे, इंसाफ जो है 3-3 साल बाद केसेस के प्रोसीडिंग्स हो रहे हैं, तब तक गवाहान ही नहीं बचते, तो फिर कहां मामलात जा रहे हैं? जेआईटी पे जेआईटी बनती है और मामलात कुछ होता ही नहीं है। दहशतगर्द रफू चक्कर हो जाते हैं, करीबी किसी मुल्क में चले जाते हैं भाग के, और उसके बाद 3-4 साल पूरे करके फिर वापस मुल्क वापस आ जाते हैं। ये सारे सिलसिले मामलात देखने होंगे। और कराची में जितनी भी सियासी जमातें हैं, मैं समझती हूँ पूरे पाकिस्तान में ये उनका फर्ज है कि वो अपने आप को डी वेपनाइज करें, ये असले की सियासत से पाक करें और अपने नौजवानों को अच्छी पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव तरबियत दें और अमन का पैगाम दें और सब में एक दूसरे के लिए टॉलरेंस। बिल्कुल ठीक है नाज बलोच साहब, मेरे पास प्रोग्राम का वक्त भी कम है। कराची से हमें एंकर पर्सन वसीम बदामी ने ज्वाइन किया है। वसीम, पिछले 3 दिन से हमने देखा कि कराची में दहशतगर्द एक दफ़ा फिर एक्टिव हुए हैं, और आज जिस शख्स को निशाना बनाया गया उससे सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान आबाद हैं, पाकिस्तानी आबाद हैं, वो सब गम में हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? आलम इस्लाम का नुकसान है जी, आलम इस्लाम का। मुझे लगता है हालिया तारीख में इससे ज़्यादा बुरी खबर नहीं हुई होगी पाकिस्तान के लिए कम से कम।
और बड़ी सीधी सीधी बात है, अमजद ने सिर्फ प्यार मोहब्बत का पैगाम बताया। शोबिस की पर्सनैलिटी से लेके उलमा कराम तक सबके आंख अशबार है। अमजद ने जिक्र किया है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, आले मोहम्मद का और असहाब मोहम्मद का। बस ये ज़ाहिर तहकीकात नहीं हुई किसी नतीजे तक क्या पहुंचा जाए इतना जल्दी, लेकिन जो हालात और जो इशारे बताते हैं वो बड़ा वाज़ेह है कि वो तमाम तर लोग जो कि समझते हैं कि नहीं, उनकी जो भी डेफिनेशन है दीन की वही असल डेफिनेशन है, और उससे कोई भी अगर इख्तलाफ करे तो वो गलत है और उस आवाज़ को बंद कर दिया जाए। आज एक और शख्स उसका निशाना बन गया है और अब की दफ़ा नुकसान बहुत बड़ा हुआ है। वसीम, कोई मुमासलत नज़र आती है? पीर के रोज़ चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के साहबजादे को अगवा किया गया, आज फिर एक ऐसी शख्सियत को निशाना बनाया गया जिसने हमेशा फूल बिखेरे अपने अल्फाज से। कोई मुमासलत नज़र आ रही है आपको इन दोनों वाक़यात में? देखिए फ्रैंकली मुझे ये नहीं मालूम, जो कि ज़ाहिर है मैं खुद भी अपनी ट्रांसलेशन वगैरह में ही रहा और अभी हम अमजद साबरी साहब के घर से आ रहे हैं, मैंने नहीं फॉलो किया है कि जनाब वो किस अंदाज से बहुत और ये किस अंदाज से हुआ है, लेकिन एक मुआसला जरूर नजर आती है। दोनों तरफ जहनीत वही है कि जो हमारे या हमारे नजरिए के खिलाफ या हमारी मर्जी के खिलाफ, हमारे अकीदे के खिलाफ या हमारी मर्जी के खिलाफ एक्शन कर रहा है, चाहे वो कलम से कर रहे हैं चीफ जस्टिस साहब, चाहे वो जबान से कर रहे हैं अमजद साबरी, उस आवाज को बंद करो, बजोर ताकत बंद करो। ये मुमासला तो जरूर है, ये मुमासला जरूर है। वसीम बदामी, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी मसरूफियत में से टाइम निकाला। सिंधु साहब, वक्त कम है, कोई मुमासलत छोटी दो बातें, वक्त कम है मेरे पास। कम है। एक तो मुमासलत बिल्कुल है जिस तरह उन्होंने बदामी साहब ने कहा, और दूसरी बात ये है कि लोगों ने यहाँ पे अपने ज़मीर का बाईपास करवा लिया है, लोग खुल के बात नहीं कर रहे। हुकूमत का काम है बात करना, नंबर नहीं, सबको पता है किसने किया है, सबको पता होगा। किसी सियासी जमात को डीवेपनाइज करना वो भी हुकूमत का काम है। मैं किसी को नहीं ये कह रहा। नंबर 2 मैं ये कहने लगा हूँ कि मैं तो ये हमेशा कहता हूँ कि मैं मौरूख जब भी तारीख लिखेगा ना तो उसको मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ये कभी ना लिखे कि हम गलत थे या ठीक थे, क्योंकि जब मकान जल रहा है तो मकीन एक दूसरे को काफिर काफिर कह रहे थे। बिल्कुल सही है। मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। नाज़रीन, आज आलम इस्लाम गम में है। बिल्कुल सही बात की वसीम बदामी ने कि ये सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, सिर्फ मुसलमान नहीं, जहाँ जहाँ पूरी दुनिया में फ़नकार बरादरी आबाद है वो इस सानहे से शदीद गम में है, शदीद अफसरदा है। और फिर वही बात है नाज़रीन के शहर भी अपना है और लोग भी अपने हैं, फिर भी इनसे डर लगता है। आज एक ऐसी आवाज़ को बंद किया गया नाज़रीन, शायद हम कभी इस गम को, इस अफसरदगी को भुला ना सकें। ज़ैन अली को इजाज़त दें, ज़िंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।